मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यवसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी तथा साझेदारों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? साझेदारी तथा साझेदारों के प्रकार। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी किसी विशिष्ट अवधि या विशिष्ट उपक्रम के लिए की जा सकती है अथवा किसी अवधि या उपक्रम को निर्धारित किए बिना भी की जा सकती है। सामान्यतः 3 प्रकार की साझेदारी देखने को मिलती है: निश्चित अवधि वाली साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी और ऐच्छिक साझेदारी। निश्चित अवधि की साझेदारी: जब साझेदारी प्रारंभ करते समय ही साझेदारों के द्वारा आपसी ठहराव से साझेदारी की अवधि निर्धारित कर दी जाती है तो वो निश्चित अवधि की साझेदारी कहलाती है। इस निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, किंतु सभी साझेदार चाहे तो सर्वसम्मति से निश्चित अवधि की साझेदारी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में साझेदारों के अधिकार पूर्ववत ही बने रहते हैं। विशिष्ट साझेदारी: यदि किसी साझेदारी की स्थापना किसी विशिष्ट कार्य या उपक्रम को करने के लिए ही स्थापित की जाती है तो वह विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। जैसे अंता तथा बंता दोनों मिलकर एक फिल्म बनाने हेतु साझेदारी स्थापित करते हैं, यह विशिष्ट साझेदारी है। किंतु जब एक उपक्रम के पूरा होने के बाद भी साझेदार अपना व्यवसाय चालू रखना चाहते हैं या नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी में स्वतः परिवर्तित हो जाती है। ऐसी दशा में साझेदारों के अधिकार एवं दायित्व पूर्ववत ही बने रहते हैं। ऐसी साझेदारी उस साझेदारी एक कार्य या उपक्रम तक ही सीमित होती है। जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला है ऐच्छिक साझेदारी। जब साझेदारी अनुबंध में साझेदारी की अवधि अथवा साझेदारी की समाप्ति के बारे में कोई बात निश्चित नहीं की जाती है तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? जब साझेदारी अनुबंध में साझेदारी की अवधि तथा साझेदारी की समाप्ति के बारे में कोई बात निश्चित नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक साझेदारी। ऐसी साझेदारी की कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है। एक निश्चित अवधि की साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी में परिवर्तित हो जाती है। एक विशिष्ट साझेदारी भी ऐच्छिक साझेदारी में परिवर्तित हो जाती है। ऐच्छिक साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों की इच्छा पर ही निर्भर होता है। ऐच्छिक साझेदारी का कोई भी साझेदार किसी भी अन्य सभी साझेदारों को निवृत्त की सूचना लिखकर देकर फर्म से अलग या निवृत्त हो सकता है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार द्वारा फर्म के विघटन की अन्य सभी साझेदारों को सूचना देकर किया जा सकता है। साझेदारी का विघटन उस तिथि से होता है जो तिथि सूचना में विघटन की तिथि के रूप में लिखी गई है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार के द्वारा फर्म के विघटन की अन्य सभी पक्षकारों को सूचना देकर किया जाता है। साझेदारी का विघटन पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होता है। विघटन की सूचना देने के बाद उसे तभी वापस लिया जाता है या खंडित माना जाता है जब अन्य साझेदार भी इससे सहमत हों। अब है साझेदारों के प्रकार। ये हमने पढ़ा काइंड ऑफ पार्टनरशिप। अब पढ़ेंगे काइंड ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के प्रकार। साझेदार कई प्रकार के हो सकते हैं। उन्हें उनके कार्य, अधिकारों, दायित्वों के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। प्रमुख प्रकार के साझेदारों का वर्णन हम आज करेंगे। वास्तविक या सक्रिय साझेदार, एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर्स। वास्तविक अथवा सक्रिय साझेदार वह साझेदार है जो अनुबंध के आधार पर फर्म का साझेदार बनता है तथा फर्म के व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वास्तविक साझेदार फर्म में अन्य साझेदारों का एजेंट होता है
तथा साथ ही वह अन्य साझेदारों का प्रदान भी होता है। फलतः वह एजेंट के रूप में फर्म के अन्य साझेदारों को अपने कार्य से बाध्य कर सकता है तथा प्रधान के रूप में अन्य साझेदारों से कार्य से भी बाध्य होता है। दूसरा है सुषुप्त या निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार भी अनुबंध के द्वारा ही साझेदारी में सम्मिलित होता है, किंतु साझेदारी के व्यवसाय में संचालन के सक्रिय रूप में भाग नहीं लेता है। अन्य सभी साझेदारों की तरह वह भी पूंजी निवेश करता है तथा वह लाभ में हिस्सा लेता है। फर्म के ऋणों के लिए वह अन्य साझेदारों की तरह समान रूप से दायी होता है, यद्यपि उसके अस्तित्व को बाहरी व्यक्तियों से गुप्त रखा जाता है। सुषुप्त साझेदार बाहरी व्यक्तियों से फर्म के लेन देन नहीं कर सकता। कि सुषुप्त साझेदार बाहरी व्यक्तियों से फर्म के बारे में कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है। निवृत्त होने पर सुषुप्त साझेदार को सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जिन व्यक्तियों को उनके साझेदार होने की जानकारी है उन्हें तो उसकी निवृत्ति की सूचना देनी ही पड़ती है। फर्म के निवृत्त होते ही उसके दायित्व समाप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में उसके निवृत्त होने के बाद किए गए फर्म के कार्यों में वह दायी नहीं होता है। अगला है नाम मात्र का साझेदार। कौन सा साझेदार? नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार वह है जो किसी फर्म को अपना नाम साझेदार के रूप में प्रयोग करने का अधिकार देता है, किंतु उसका फर्म के व्यवसाय में कोई आर्थिक हित नहीं होता है। कहने का मतलब वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रूप से उसमें इंडल्ज नहीं होता है। वह फर्म में न कोई निवेश करता है और न ही फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है, किंतु वह वास्तविक साझेदार की तरह ही फर्म के दायित्वों के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति दायी होता है। इतना सब कुछ होने के उपरांत वह फर्म का वास्तव में साझेदार नहीं होता है। नाम मात्र का साझेदार सुषुप्त साझेदार से भिन्न होता है। नाम मात्र के साझेदार की सभी को जानकारी होती है, जबकि सुषुप्त साझेदार की जानकारी तृतीय पक्षकार को नहीं होती है। नाम मात्र का साझेदार वास्तव में साझेदार नहीं होता, जबकि सुषुप्त साझेदार वास्तव में फर्म का साझेदार होता है। नाम मात्र का साझेदार फर्म के लाभों में हिस्सा नहीं लेता है, जबकि सुषुप्त साझेदार फर्म के लाभों में भी हिस्सा प्राप्त करता है। केवल लाभ के लिए साझेदारी। ऐसा साझेदार साझेदारी के ठहराव के समय फर्म में लाभ में भाग लेने का अधिकारी होता है, परंतु फर्म में हानि में भाग नहीं लेता है, यद्यपि वह अन्य साझेदारों के साथ फर्म की हानि के लिए दायी नहीं है। यद्यपि वह अन्य पक्षकारों के प्रति फर्म के प्रत्येक कार्य व देनदारी के लिए अन्य साझेदारों के समान दायी होगा। उप साझेदार। यदि फर्म का साझेदार किसी अन्य व्यक्ति को अपने लाभों में से हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाता है तो वह उप साझेदार कहलाता है। उप साझेदार वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं होता, बल्कि साझेदार का ही साझेदार होता है, जिससे वह लाभ बांटने का समझौता करता है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार। यद्यपि साझेदारी साझेदारों के बीच अनुबंध के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है, किंतु कभी कभी पक्षकारों के आचरण से भी साझेदारी का निर्माण हो जाता है। प्रदर्शन के द्वारा साझेदार भी आचरण का ही परिणाम है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार की परिभाषा। प्रदर्शन के द्वारा साझेदार निम्न परिभाषा के आधार पर होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपने शब्द या आचरण से तृतीय पक्षकार के मस्तिष्क में एक ऐसा आभास प्रकट करता है अथवा दूसरों को ऐसा आभास कराने देता है कि वह किसी का साझेदार है, जबकि वह साझेदार नहीं है। यदि वह तृतीय पक्षकार ऐसे आभास पर विश्वास करते हुए उस फर्म को उधार देता है तो ऐसा आभास कराने वाला व्यक्ति प्रदर्शन या विबंधन द्वारा साझेदार कहलाएगा।
परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति उधार देने वाले व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो कि वह फर्म का वास्तविक साझेदार हो। तो आज हमने साझेदारी के प्रकार और साझेदारों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है।